हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस फटाफट सीरीज़, फटाफट रिवीजन सीरीज़। और आज हम हैं अपने तीसरे दिन पे और आज हम अपना प्रैक्टिस पेपर थर्ड कवर करने वाले हैं। द टॉपिक्स टू बी कवर टुडे आर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। तो बेसिकली एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ ये रहने वाली है जिसमें उन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है जिनका एग्ज़ाम 2021 में है। सो लेट्स बिगिन अवर सीरीज़। Question number 1. Which of the following scholar belonged to the age of Gupta? Number 1 आर्यभट्ट, नंबर 2 ब्रह्ममित्र, नंबर 3 सुश्रुत। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जो कि गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं। योर ऑप्शंस आर 1 and 3, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only. So press the pause button, think about this and mention your answer in the comment box. Let us see what is the right answer and the right answer is option number D. ऑप्शन नंबर डी का मतलब 1 and 2। इसका मतलब आर्यभट्ट जो है वो गुप्ता एज से बिलोंग करता है, वराहमिहिर जो है वो गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं, लेकिन सुश्रुत जो है वो गुप्ता एज से बिलोंग नहीं करता है। लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन। अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल जो एरिया है वहाँ से लेकर सदर्न इंडिया तक फैला हुआ था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम स्पेन तो ये 320 से लेकर 550 कॉमन एरा तक था, यानी एडी जिसे आप कहते हैं। तो 320 एडी से लेकर 550 एडी तक ये आपका फैला हुआ था। अगर हम बात करें स्कॉलर्स की तो पहला इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे? ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। और ये भी आपका गुप्ता एज पीरियड से ही था। अगर पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो 499 एडी में ये हुआ करते थे। वराहमिहिर की बात करें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर है दैट इज़ वराहमिहिर। और वराहमिहिर जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ हिस पंच सिद्धांतिका। जो पंच सिद्धांत उन्होंने दिए थे उनके लिए वराहमिहिर फेमस है। 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम के लिए फेमस है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत जो था ही वॉज एन एंशियंट सर्जन, राइट? एंशियंट सर्जन था, ना कि स्कॉलर था। तो सुश्रुत कौन है? ये एक सर्जन है। एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपका गुप्ता एज से ही बिलोंग करता है, लेकिन ही इज़ नॉट अ स्कॉलर, रादर ही इज़ अ एंशियंट सर्जन। ये एक सर्जन है। लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. With reference to the Kheda Satyagraha of the 1918, consider the following statements. Number 1, it was Gandhi's first action of non-cooperation in India. Second, it was against exorbitant increase in the rate of land revenue. Third statement is Mahatma Gandhi was appointed as a member of the government committee formed to resolve grievances of peasant. So you have to identify the correct statement. तो सोचें इसके बारे में। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। और अगेन मेरा बार बार ये कहना है कि इफ़ यू आर टारगेटिंग 2021 एग्ज़ाम तो अब तक आपका ये सिलेबस काफ़ी अच्छे से कवर हो चुका होगा। सो लेट अस सी द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब आपका केवल पहला स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ऐसा क्यों? खेड़ा सत्याग्रह की जब हम बात करें तो इट इज़ नॉट 1980, ये 1917-18 का जो फेज़ है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1917 या फिर 1918 वॉज महात्मा गांधी फर्स्ट एक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन इन इंडिया। तो ये आप करेक्ट कर लें। ठीक, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, गांधी जब भारत में आए थे तो उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट सत्याग्रह किए थे, जिसमें सबसे पहला जो था वो था आपका चंपारण, जो कि आपके बिहार में है। तो गांधी का जो पहला आंदोलन हुआ था वो चंपारण में हुआ था। दूसरा आंदोलन गांधी का कहाँ पर हुआ था? खेड़ा में हुआ था। और जब हम तीसरे आंदोलन की बात करते हैं तो तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट? इसके पीछे कारण क्या था? द रीज़न बिहाइंड दिस वॉज ड्रॉट। ठीक है, इन 1918 द क्रॉप फील्ड यानी खेत जो होते हैं आपके खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में, वहाँ पर जो है जो यील्ड थी, जो उपज थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और इस वजह से टैक्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा किसानों के ऊपर लगाए जा रहे थे और पहले से लगे हुए थे, जिसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा क्रॉप के कम होने की वजह से जो काफ़ी बड़ा सूखा जो वहाँ पर आया था उसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो ये इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था। गांधी जी वॉज नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी
टू लुक इनटू द मैटर ऑफ चंपारण सत्याग्रह। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। जब चंपारण सत्याग्रह तो हुआ था, यानी जब पहला सत्याग्रह हुआ था, तब उसको सॉल्व करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, गांधी जी उसमें थे, ना कि खेड़ा सत्याग्रह में। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ ओनली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट दैट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द ड्राई लैंड। सेकेंड स्टेटमेंट इज, इट इज़ लीगली बाइंडिंग फॉर इट्स मेंबर। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं क्या है सही आंसर, और सही आंसर है सी। इसका मतलब आपकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो क्या है ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये अकेला एक ऐसा इनिशिएटिव है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जो कि लीगली बाइंडिंग है, राइट। और इसका जो उद्देश्य है वो है लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, उसको मिनिमाइज करना, उसे कम करना। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा है? दूसरा, द रोल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, तो थिंक अबाउट इट। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार हम इसे कर चुके हैं। देखते हैं इसका सही आंसर, और सही आंसर है बी स्टेटमेंट। इसका मतलब आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों? राइट, तो इन एडिशन टू दैट ओरिजिनल देयर आर अदर लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, आपका जो एडवोकेट जनरल होता है या सॉलिसिटर जनरल होता है, वो कौन होता है? वो लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। तो अगर हम एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, जे के बारे में बात करें, तो उसके अलावा जो लीगल ऑफिसर्स, लॉ ऑफिसर होते हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इसका आपको जिक्र नहीं देखने को मिलता कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी आर्टिकल 76 की जब हम बात करेंगे तो इसमें आपको जो है अटॉर्नी जनरल की पोस्ट तो देखने को मिलेगी, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ सॉलिसिटर जनरल इज़ नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल ठीक है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम होगा कि वो असिस्ट करेगा किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, जो कहाँ पर मेंशन है? 76 में मेंशन है। वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस कौन से आर्टिकल में है? 76 में है। तो सॉलिसिटर जनरल का क्या काम होता है? द बेसिक वर्क ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल इन इट्स फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल, जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कारेवास। क्या होते हैं कारेवास? नंबर 1, इट इज फाउंड बाय थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल्स एम्बेडेड विद मोरेन्स। सेकेंड, it is suitable for cultivating cash crops like saffron, almonds and walnuts. Third, it is found in the lower slopes of eastern Himalayas. So you have to identify the correct statement. Press the pause button, think about it and write your answer in the comment box. Let us see what is the right answer, and the right answer is B option. इसका मतलब आपकी पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ये है आपके कारवास। सो क्या होते हैं ये? बेसिकली दीज आर दी थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल डीके एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विद मोरेन्स। बहुत बेसिक है, ज्योग्राफी में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड अगेन इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ 2021 तो बेसिक क्वेश्चन है ये। आई एम होपिंग कि आपने पूरा कर लिया, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो दे आर लोकेस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ सैंड, क्ले, लोम, सिल्ट, पाउडर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में गलत दी गई है। कारेवास आर फाउंड इन कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, जबकि स्टेटमेंट क्या बोलती है? दैट इट इज़ फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस। ऐसा नहीं है, लोअर स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस में नहीं है, बल्कि ये आपके कश्मीर एरिया में है या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में है। सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, पहला, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज बीन पब्लिश्ड बाय आरबीआई। दूसरा, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड एनुअली। थर्ड स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर्ड बाय द आरबीआई गवर्नर। यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर। एंड द राइट आंसर इज़ ए ऑप्शन। इसका मतलब आपका पहला और
तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों? जब हम रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसको कौन पब्लिश करता है? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किया था, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 23rd इशू जो है ये अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया है। क्या ये एनुअली पब्लिश होता है? नहीं, ये बाय एनुअली पब्लिश होता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनुअली नहीं बल्कि बाय एनुअली पब्लिश होता है, ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही थी दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज चेयर्ड बाय आरबीआई गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही है। सो प्रेस द पॉज बटन एंड रीड द स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the GST. The GST applied on the supply side, whereas the previous taxes are applied on the manufacture of goods and services. Second, GST is a destination based tax, whereas the previous are the origin based tax. Third statement, the GST rate are mutually decided by both the central and state government, and rates are notified by the Ministry of Finance. क्या ऐसा है? You have to choose the correct code, correct option. Number 1 and 3, second 2 and 3, third 1 and 2, fourth option is all of the above. Again, it is a very easy question. Just press the pause button, think about it, write your answer in the comment box. देखते हैं क्या है इसका सही आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब ऐसा क्यों है, एक बार इसको पढ़ते हैं। जीएसटी की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है? इट इज़ अ वैल्यू एडिड टैक्स। तो जीएसटी से पहले भी वैट हुआ करता था, लेकिन ये भी उसी की तरह एक वैल्यू एडिड टैक्स है जो कि लगाया जाता है गुड्स के ऊपर भी और सर्विसेज के ऊपर भी। और ये किस पर लगेगा? ये उस प्रोडक्ट पर लगेगा या उस सर्विस पे लगेगा जो कि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए यूज़ की जाती है। कौन पे करता है? यानी एंड में जो चेन होती है उसके एंड में कौन है जो इसे पे करता है? वो हम हैं, यानी कंज्यूमर करता है। लेकिन सरकार इसे किससे लेती है? सरकार इससे लेती है बिजनेसमैन से, यानी उस बिजनेसमैन से जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहा है। तो बेसिकली मान लेते हैं रामलाल है, राइट, और रामलाल जो है उसकी एक गारमेंट्स की दुकान है, राइट। तो गारमेंट्स के ऊपर जीएसटी लगता है 5%। तो सरकार जो है यानी गवर्नमेंट जो है वो जीएसटी किससे लेगी? वो रामलाल से लेगी। यानी रामलाल किसको देगा? सरकार को देगा। लेकिन रामलाल अपनी जेब से नहीं देगा। रामलाल क्या करेगा? जब भी आपका बिल बनाएगा, मान लेते हैं आपके 15,000 के कपड़े आए हैं, तो उसमें आप हमेशा देखेंगे प्लस जीएसटी 5%, और ये जो 5% है ये आप पे करोगे रामलाल को, और आगे रामलाल इसे फॉरवर्ड करेगा गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली इसको कौन पे करता है? इसको कंज्यूमर यानी कस्टमर पे करता है, राइट। जीएसटी which subsumed almost all domestic indirect indexes, petroleum, alcoholic beverages and stamp duty are the major exception। तो आपको याद रखना है जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको सबस्यूम कर दिया गया है जीएसटी के द्वारा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं आपके, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं। अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होते हैं वो नहीं आते हैं, स्टैम्प ड्यूटी नहीं आती हैं, राइट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 में ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। प्रेस द पॉज बटन, रीड द स्लाइड। हम इसको कई बार कर चुके हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, समझने का इसमें कुछ नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं। फॉर एग्जांपल दे में आस्क कि भैया जीएसटी कितने स्लैब्स में है, तो 4 स्लैब्स हैं। एक है 5%, एक है 12%, एक 18% और एक 28%। तो मैक्सिमम जीएसटी जो लगता है दैट इज़ 28%, मिनिमम जो लगेगा 5%। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि टैक्स फ्री होते हैं, जीएसटी फ्री होते हैं, ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द जीएसटी काउंसिल। अगेन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। सो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज़ फॉर्म थ्रू द जीएसटी एक्ट ऑफ 2017। सेकेंड, इट इज़ अ फेडरल बॉडी वेयर both the center and the states get their due representation. Third, the council is chaired by the union finance minister. Fourth, the decision taken in the council is based on the consensus. So you have to identify the correct statement. Press the pause button, think about it, mention your answer in the comment box. देखते हैं क्या है सही आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मतलब सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट एंड करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो क्यों है रॉन्ग? बिकॉज जीएसटी काउंसिल क्या है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कहाँ पर मेंशन है? आर्टिकल 279A में मेंशन है। एंड बिकॉज इट इज़ मेंशन इन आर्टिकल 279A हेंस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक। जीएसटी काउंसिल को चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएसटी काउंसिल जो है उसको चेयर कौन करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी। क्यों फेडरल बॉडी है? क्योंकि इसमें आपको सेंटर का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है और स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक। जितने भी डिसीजन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो आपके मेजॉरिटी के बेसिस पर होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। हो सकता है वो आपसे बोले कि 2/3 मेजॉरिटी पे डिसीजन लिया जाता है, नहीं, डिसीजन होते हैं 3/4 मेजॉरिटी पर। एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। कंसेंसस के बेसिस पर नहीं होते हैं, मेजॉरिटी के बेसिस पर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेजॉरिटी किसकी? टोटल नहीं, बल्कि प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी इसमें देखी जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट का वोटिंग जो वेट है वो कितना है, तो 1/3 है, 1/3 ऑफ द टोटल वोट कास्ट। और अगर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, तो अगर उन सबको मिला लेते हैं तब वो बनता है आपका 2/3। तो ज़्यादा वेटेज किसके पास है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि आपका सेंटर तो एक है, लेकिन आपके स्टेट्स जो है वो मल्टीपल हैं। करेंटली बात करें तो 28 स्टेट्स आपके हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग: फॉरेन करेंसी, रिजर्व ट्रांच, गोल्ड रिजर्व, एसटीआर। तो यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू इन द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो किसके पास होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। तो आपको ये बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फिर सबसे ज़्यादा क्या है, फिर सबसे ज़्यादा क्या है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, बढ़ते हुए क्रम पे। तो सबसे पहले कम वाला आएगा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। थिंक अबाउट इट, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्या है सही आंसर? लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब सही सीक्वेंस क्या है? 1 3 2 4। इसका मतलब सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है? फॉरेन करेंसी है। उसके बाद आपके पास क्या है? गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद आपके पास क्या है? रिजर्व ट्रांच है। और उसके बाद आपके पास सबसे लास्ट में एसटीआर है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक। सो अगेन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जो है पॉज बटन प्रेस करें और जो भी इस स्लाइड में लिखा है आप उसे एक बार पढ़ सकते हैं। राइट। क्वेश्चन जो बनेगा, एक तो कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से बन सकता है। तो 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड देखने को मिलता है, एसडीआर देखने को मिलते हैं, और रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ आपको देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फिर क्या है, फिर क्या है, ये हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक्सप्लेनेशन, डीप एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फैक्चुअल है, अगेन समझने के लिए कुछ भी नहीं है, तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि आप इसको एक बार पॉज करें और आराम से स्लाइड्स को पढ़ लें। जो नए बच्चे हैं, आई एम होपिंग कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा होगा, बट मेरा जो पर्पस है सीरीज़ को बनाने का वो 2021 के बच्चों को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स मैं नहीं बता रहा हूँ, जहाँ पे मुझे लगेगा समझाने का वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। एंड इफ़ आई थिंक कि यहाँ पर फैक्ट्स हैं और आप केवल पढ़ के और याद करके नोट्स बना के काम चला सकते हैं, तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Open defecation free plus ODF plus status mandatorily implies that there is no discharging or dumping of untreated fecal sludge and sewage into the open drains, water bodies or areas. ODF plus status implies that all communities and public toilets are functional and well maintained. So you have to identify the correct option. Again, press the pause button. Write your answer in the comment box. Let us see the right answer, and the right answer is ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब आपकी दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों, देखते हैं। ODF प्लस की हम बात करें तो ये जो स्टेटस होता है, दिस स्टेटस इज़ गिवन इफ एट एनी पॉइंट ऑफ द डे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ फाउंड डेफिकेटिंग एंड और यूरिनेटिंग इन द ओपन एंड ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स आर फंक्शनल एंड वेल मेंटेन। ODF प्लस स्टेटस डज नॉट मैंडेटरली डील विद डंपिंग ऑफ सीवेज। तो पहले तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आप किसी भी दिन, किसी भी आवर, किसी भी सेकंड, किसी भी मिनट आपके शहर में एक भी ओपन डेफिकेशन का अगर
केस नहीं आता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ODF प्लस के लिए। एक तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा ये कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सीवेज है, राइट, यानी जो आपका डंपिंग ऑफ सीवेज है वाटर बॉडीज़ और एरियाज़, यानी डंपिंग इसमें शामिल नहीं की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ODF प्लस में आप ODF प्लस जो है वो बात नहीं करता है डंपिंग ऑफ सीवेज के बारे में, तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो सच हो जाती है। ठीक है, ODF प्लस प्लस की बात करें तो दिस स्टेटस इज़ गिवन इफ़ द एरिया इज़ ऑलरेडी ODF प्लस। कोई ऐसा एरिया है जिसको ऑलरेडी ODF प्लस का स्टेटस मिल चुका है एंड द फीकल स्लज एंड सीवेज आर सेफली मैनेज, तो ODF प्लस किसको मिलेगा? जहाँ पे दिन के किसी भी समय में ओपन डेफिकेशन नहीं हो रहा है और जितने भी लोग हैं उन्हें पब्लिक टॉयलेट का एक्सेस है। लेकिन यहाँ पर क्या शामिल नहीं किया जाएगा? यहाँ पर जो है डंपिंग ऑफ सीवेज को शामिल नहीं किया जाता है। ODF प्लस में क्या ज़रूरी है? एक तो आपके पास ODF प्लस होना ज़रूरी है ODF प्लस प्लस होने के लिए। दूसरा, यहाँ पर अगर आप जो है डंपिंग ऑफ सीवेज भी आपके पास अवेलेबल है तो आपको ODF प्लस प्लस दिया जा सकता है। ODF क्या होता है? नॉर्मल। An area can be notified or declared ODF if at any point of the day not even a single person is found defecating in the open। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, सबसे पहले आएगा आपका ODF, ठीक है, तो ODF में क्या होगा? डेफिकेशन फ्री होगा, सिंपल बात है, डेफिकेशन फ्री, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ODF प्लस। ODF प्लस में एक तो ये वाली कंडीशन डेफिकेशन फ्री प्लस आपको देखने को क्या मिलेगा? पब्लिक टॉयलेट्स, ठीक है, और कम्युनिटी टॉयलेट्स, यानी किसी के घर पूरी कम्युनिटी के लिए टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल होगी, पब्लिक टॉयलेट्स की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। उसके बाद है आपका ODF प्लस प्लस। ODF प्लस प्लस में क्या होगा आपका? एक तो ODF प्लस में जो कंडीशन है वो काउंट होंगी, इसके अलावा ODF प्लस प्लस में आपका जो सीवेज जो है, राइट, जो आपका डंपिंग ऑफ सीवेज है वो भी अवेलेबल होगा, तो ये हो जाएगा आपका ODF प्लस प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। क्या बोलता है ये? इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ अ रिवर वाटर डिस्प्यूट। दूसरा, द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। थर्ड, द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वाटर डिस्प्यूट। आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। थिंक अबाउट इट, मेंशन योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Let us see what is the right answer and the right answer is A option। इसका मतलब आपका पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में पारित हुआ था, आप सबको पता है। क्या कहता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। किस चीज़ के लिए एम्पावर करता है? एक ट्राइब्यूनल बनाने के लिए। किस चीज़ से रिलेटेड? जो भी आपके इंटर स्टेट वाटर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब इंटर स्टेट वाटर में आपका इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट और इंटर स्टेट जो रिवर वैल्यू डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व हो जाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। जो ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू द एक्ट, दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें बोला था दैट इट विल नॉट बी बाइंडिंग। लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट ये कहता है कि डिसीजन विल बी फाइनल एंड इट विल बी बाइंडिंग इन नेचर, ठीक। नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज हैव टू हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट विच मे बी रेफर टू सच अ ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट। तो ये कहता है कि ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन होगा, ठीक है, वो फाइनल होगा और वो बाइंडिंग होगा, और ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होगा ना हाई कोर्ट के पास ये अधिकार होगा कि उस डिसीजन को चेंज कर सके। हालांकि ये आपके कानून में लिखा है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो डिसीजन होते हैं इनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सब कुछ जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आएगा। लेकिन जब हम टेक्निकल बात करें, कानून के बारे में बात करें, तो कानून तो ये कहता है कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the right against exploitation, consider the following statement. Number 1, Article 23 of the Constitution prohibits traffic in human beings, begar, that is forced labor, and other similar forms of forced labor without any exception. Second statement, the fundamental right under Article 24 is available only to citizens and not to foreigners. Now you have to focus on this term, incorrect. यहाँ पर आपको करेक्ट नहीं बल्कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट नहीं बल्कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो सोचें इसके बारे में और अपने आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर मेंशन करें। लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज सी। इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत हैं, ठीक।
आर्टिकल 23 हम कई बार कर चुके हैं, आर्टिकल 24 हम कई बार कर चुके हैं। अगर नहीं किया है तो आप जिस पेज में या जिस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं उसका नाम है अलायंस IAS अकेडमी, और उसमें आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले कॉर्नर में, और प्लेलिस्ट वाले कॉर्नर में आपको दो प्लेलिस्ट दिखाई देंगी रिलेटेड टू पॉलिटी। एक है आपका पॉलिटी और एक है आपका पॉलिटी थ्रू लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। तो आप दोनों में से किसी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होते हुए दिखाई देंगे। तो अपनी पॉलिटी को आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। ठीक, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the vultures. Number 1, it is one of the 22 species of large carrion eating birds that live predominantly in the tropics and subtropics. Second, India is home to the nearly 9 species of the vultures. Third, the Valmiki Tiger Reserve is found in the state of Uttar Pradesh. तो you have to identify the correct statement. यार देखो, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, सबसे पहले तो करेक्ट और इनकरेक्ट को सर्कल कर लेना, ठीक है। रियल एग्जाम में जब आप जाओ तो आप आइडेंटिफाई कर लेना कि कई बार फ्लो में आप निकल जाते हो, तो करेक्ट और इनकरेक्ट को सबसे पहले आपने ये देखना है, ठीक है। सो थिंक अबाउट इट, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्या होगा सही आंसर? एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। इसका मतलब आपकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्यों गलत है? अगर हम वल्चर्स की बात करें तो टोटल आपकी 22 स्पीसीज होती हैं लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स दैट लिव प्रीडोमिनेंटली इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। तो आप इनका हैबिटेट भी याद रख सकते हैं, ये ट्रॉपिक्स में या फिर सब ट्रॉपिक्स में आपको देखने को मिलते हैं, राइट। दे एक्ट एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज नेचर गार्बेज कलेक्टर्स एंड हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन ऑफ वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। वल्चर ऑल्सो प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन कीपिंग वाइल्ड लाइफ डिसीज इन चेक, ठीक है, कॉमन सेंस। इंडिया इज होम टू 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में कितनी स्पीसीज हैं? 9 स्पीसीज हैं, ठीक है। इंडिया इज होम टू 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर, नेमली जो भी इनके नाम है आप एक बार पढ़ लेना पॉज करके। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। सो एक सेकेंड, इसके हिसाब से इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। क्यों? क्योंकि आपकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये कहाँ पर है आपका? ये बिहार में है, ठीक है। अगर ये बिहार में है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता और ये आंसर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इसमें सी होगा, ना कि ए होगा। इसका सही आंसर है सी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो आपका यूपी में नहीं है बल्कि वो बिहार में है। टेक द स्क्रीनशॉट या फिर अपना जो भी आप नोट्स बना रहे हैं, जो भी आपका तरीका है पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following term describe not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in community of organism? Ecotone, ecological niche, habitat, home range। तो आपके एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रेस द पॉज बटन, थिंक अबाउट इट, राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया है। लेट अस सी द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी का मतलब है इकोलॉजिकल निश। तो ये क्या होता है? बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस, ये केवल फिजिकल स्पेस के बारे में नहीं पूछ रहा है, ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन कम्युनिटी। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये इकोलॉजिकल नीश की डेफिनेशन है। इकोलॉजिकल नीश का क्या मतलब होता है यार? देखो फॉर एग्जांपल जैसे डायमंड है ना, तो डायमंड जो है उसका जो कस्टमर बेस होगा वो जनरल कस्टमर नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर नीश के लिए बनाया जाता है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप इसका, फॉर एग्जांपल जैसे ऑडी है या फिर आपका मर्सिडीज़ है, जो लग्जीरियस जो ब्रांड होते हैं, ठीक है। जो ये लग्जीरियस ब्रांड जो होते हैं ना, इनका जो कस्टमर होता है वो एक नीश होता है। नीश मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड कस्टमर होता है इनका, तो इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश का मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर केवल फिजिकल स्पेस को कंसीडर नहीं किया जा रहा है बट उस पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है उसके फंक्शनल रोल को भी देखा जा रहा है, उसे भी कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक। तो द रेंज ऑफ कंडीशन नेसेसरी फॉर परसिस्टेंस ऑफ द स्पीसीज, यानी जैसे ही वो उस नीश से बाहर चला जाएगा वो स्पीसीज, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो वो नीश जो है उसके फंक्शनल रोल को भी डिफाइन करता है और उसके फिजिकल स्पेस को भी डिफाइन करता है। इट्स इकोलॉजिकल रोल इन द इकोसिस्टम इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द इकोलॉजिकल नीश। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नीश। तो एक बार अगेन आप प्रेस बटन पॉज करेंगे पॉज बटन प्रेस करेंगे और जो भी ये लिखा है एक बार आप इसको पढ़ेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझाने का इसमें कुछ नहीं है, पढ़ ज़रूर लेना है, स्किप नहीं करना है इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी रीजन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स. अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड. तो आप सोचें इस क्वेश्चन के बारे में और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है. क्यों? क्योंकि आपको 1000 बार ये बताया गया है कि पंचायत के लिए जो मिनिमम एज है वो 21 है, ना कि 25. जब हम 25 की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है. ठीक है, लेकिन अगर हम पंचायत की बात करें तो उसके लिए 21 है. ठीक है, और अगर कोई पंचायत जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, मानो 5 साल के लिए आपका इलेक्शन हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से 3 साल बाद जो है पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो अब जो नई पंचायत बनेगी वो पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी बल्कि 2 साल के लिए बनेगी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ठीक, लेकिन एक और चीज़, अगर मान लेते 4.5 साल उन्होंने पूरे कर लिए, 4 साल और 6 महीने पूरे कर लिए, तो उस पर्टिकुलर केस में फिर दोबारा से जो इलेक्शन होंगे उसमें जो चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा. लेकिन अगर 3 साल कंप्लीट हुए हैं, फिर अगर डिसॉल्व हो चुकी है तो फिर बाकी 2 साल के लिए चुना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एलिफेंट. Project is being implemented across the country since 1972. States are being provided with the financial and technical assistance in achieving the objective of the project. Full toss क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है. आई एम श्योर आपने अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दिया है. क्या है इसका सही आंसर? एंड द राइट आंसर इज़ बी ऑप्शन. बी ऑप्शन क्यों है? क्योंकि आपका सेकंड स्टेटमेंट ठीक है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये फरवरी 1992 में लॉन्च हुआ था, ना कि 1972 में. ठीक है, 1972 में जहाँ तक मुझे याद आ पा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था. तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ है 1972 में, बट इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1992 में लॉन्च हुआ है. और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकारों को फाइनेंशियल हेल्प भी देती है और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कलेक्शन ऑफ सेस इन इंडिया. पहला, द प्रोसेस ऑफ सेस आर लैप्सेबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर. द सेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ सेंट्रल डिविजिबल पूल टैक्सेस एंड हैंस इट मस्ट बी शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. 1 only, 2 only, both, none. Press the pause button, write your answer in the comment box. Let us see what is the right answer and the right answer is D ऑप्शन. इसका मतलब दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं. ऐसा क्यों है? तो देखते हैं. सेस क्या होता है? बेसिकली सेस होता है आपका टैक्स ऑन टैक्स. ठीक है, सेस और सरचार्ज आपको याद रखना है. दोनों का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स. दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स. तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस और बेसिक डेफिनेशन है. राइट, इट इज़ लेवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़. दोनों का जो है एक स्पेसिफिक पर्पज़ होगा. हालांकि सरचार्ज का कोई स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं होता, सेस का स्पेसिफिक पर्पज़ होता है. जैसे आपने सुना होगा स्वच्छ भारत सेस या एजुकेशन सेस. लेकिन जब हम सरचार्ज की बात करेंगे तो सरचार्ज का कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. इट वॉज चार्ज, इट कैन नॉट बी यूज फॉर डाइवर्टेड टू द पर्पज एनी टैक्स कलेक्टेड. यानी सेस में मान लेते हैं आपको 500 करोड़ रुपए आए और ये था आपका स्वच्छ भारत सेस. तो ये जो 500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होगा ये केवल स्वच्छता अभियान में किया जा सकता है, बाकी किसी चीज़ में नहीं किया जा सकता. लेकिन मान लेते हैं कि सरचार्ज में आपको 500 करोड़ रुपए आए, तो ये जो 500 करोड़ रुपए आप किसी भी एक्टिविटी में लगा सकते हैं. तो आपको ये याद रखना है, सेस का पैसा कहीं और डाइवर्ट नहीं होगा, सरचार्ज का पैसा कहीं पे भी डाइवर्ट किया जा सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंपॉर्टेंट. राइट, बाकी इसमें जो भी है इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप इसे पॉज करें और एक बार पढ़ लें. Next question, the constitution limits the powers of the government by means of number 1, right to freedom of speech and expression, number 2, right to constitutional remedies. You have to identify the correct statement. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So you have to identify the correct statement. So almost 3-4 सेशन लेने के बाद मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एनर्जी काफ़ी डाउन हो चुकी है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये सीरीज़ आप तक पहुँचे और बहुत क्विक रिवीजन हम लोग कर सकें और आप भी देखें आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कहाँ पर चल रही है. सो लेट अस सी द राइट आंसर एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी का मतलब है दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं. कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट, कैसे रोकता है गवर्नमेंट की पावर को? नंबर 1, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो ये कहाँ पर है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. किसको पावर देता है? सिटीज़न को पावर देता है. ठीक है,
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहाँ पर है? आर्टिकल 32 किसको पावर देता है? सिटीज़न को पावर देता है। क्या पावर देता है? सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे आप गवर्नमेंट को रोकते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अगेन, बट यू हैव टू प्रेस द पॉज बटन, रीड द पैराग्राफ, लर्न फ्रॉम इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग सेटअप और मेकिंग ओनली सिविल लॉज, a written instrument embodying the rules of a political organization only. It necessarily doesn't specify the allocation of power in a society. It determines the power and duties of the government and guarantees certain right to the people. So you have to identify the correct option. आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को क्या डिफाइन करता है प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से? प्रेस द बॉस बटन एंड राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेहतर डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? इट डिटरमाइंस द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द पीपल। तो ये आपको इन 4 डेफिनेशन में से सबसे बेहतरीन डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन की ये है, राइट। बाकी अगर आप ऑप्शन पढ़ें तो अगर आपने बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का आपको आइडिया है तो आप समझ सकेंगे कि ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो आप एक बार इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। Last question of the day, consider the following statement regarding the different types of bills in the parliament. Number 1, money bill deals with the taxes, borrowings, consolidated fund and contingency fund. दूसरा, any bill dealing with revenues or expenditure but not certified as money bill by the speaker is a financial bill. Third, provisions regarding the constitutional amendment bill are mentioned under article 368 of the Indian Constitution. Full toss question है, इसे तो आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। So let us see what is the right answer, and the right answer is D option. इसका मतलब 1 2 3। तो क्यों है ये? हम लोग कई बार इसे कर चुके हैं, बट स्टिल आप एक बार इसे देख सकते हैं। लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज टू मेक न्यू लॉज, कानून बनाना है, अमेंड करना है। ठीक है, जो पुराने कानून है उन्हें अमेंड कर सकते हैं, उन्हें रिपील भी कर सकते हैं पुराने कानून को। तो बेसिकली ये काम होता है। तो बिल जाता है आपके लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों सदनों में पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेगा, फिर वो कानून बनेगा। जब वो पास हो जाएगा दोनों सदनों में, तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट की परमिशन आपको चाहिए होगी एक्ट बनने के लिए, राइट। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड तो आर्टिकल 107, 108, 109, 110 और 111 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं। 107 की बात करें तो बिल कैसे पास होगा, ये 107 में लिखा है। 108 में जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट मेंशन है। 109 में आपके मनी बिल के बारे में है। 110 भी आपका मनी बिल के बारे में बात करता है और 111 एसेंट बिल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जब हम मनी बिल की बात करते हैं तो मनी बिल आपका कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110 में डिफाइन किया गया है। क्या बोला है? तो दीज बिल्स डील विद द टैक्सेस, बोरोइंग्स, कंसोलिडेटेड फंड्स एंड कंटिजेंसी फंड, ऑडिट एंड अकाउंटिंग। तो सब कुछ जो पैसे से संबंधित है वो आपके आर्टिकल 110 में है। और ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं कि 110 के हिसाब से मनी बिल क्या होगा। तो टैक्सेस से रिलेटेड है तो मनी बिल होगा, बोरिंग से रिलेटेड है तो मनी बिल होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से है तो रिलेटेड होगा, और कंटीजेंसी फंड से है तो रिलेटेड होगा। ऑडिट एंड अकाउंटिंग विल ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ मनी बिल। एंड आर्टिकल 109 के बारे में बात करें तो स्पेशल प्रोसीजर जो है, जो कि रिलेटेड है मनी बिल से, वो आपका डिफाइंड है 109 में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, सो ये हम कई बार क्लास में कर चुके हैं। फाइनेंशियल बिल के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल बिल आपका आता है आर्टिकल 117 में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 368 की, तो आर्टिकल 368 बात करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। कई बार कर चुके हैं। अगर नहीं किया है या आपने नहीं पढ़ा है, अगर आप अलायंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और पॉलिटी में आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल्स कैसे पास होते हैं, लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में जाएगा और नॉर्मल तरीके से उसे पास कर दिया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम के लिए 3 महीने बचे हैं, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है, बट यू हैव टू इंक्रीज़ योर स्टडी आवर्स, यू हैव टू इंक्रीज़ द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी। जितने ज़्यादा हो सकते हैं MCQs को प्रैक्टिस करें, टेस्ट पेपर लगाएं, रिवीजन पे फोकस करें, नया टॉपिक ना उठाएं, नोट्स ना बनाएं। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मेक नोट्स। अगर नोट्स बना भी रहे हैं तो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाएं और जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन करें, जितने ज़्यादा हो सकता है MCQs अटैम्प्ट करें और फटाफट सीरीज़ को अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, इसे शेयर करें, बिकॉज़ यहीं से सिलेक्शन आपका होगा।
So on this positive note, thank you so much. God bless you.